नमस्कार मित्रों, वैसे हमारा जो परंपरागत जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है हमारे देश का, उसके अनुसार ये होता है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि हर गांव का एक ग्राम देवता होता है, हर कुल का एक कुल देवता। और इस तरह से हम लोग ये मानकर चलते हैं कि जब भी किसी गांव में प्रवेश करो, पूछ लो ग्राम देवता का मंदिर या स्थान कहाँ है, उसको पहले नमस्कार कर लो, क्योंकि ये ग्राम देवता स्थापित परंपराओं के अनुसार कुपित भी हो जाते हैं कि हमारी बिना परमिशन के, बिना हमारी अनुमति के कोई बाहर का आदमी प्रवेश कर जाए, हमारी जो क्षेत्र है, हमारा जो क्षेत्रफल है, उसमें कोई प्रवेश करे और हमें नमस्कार भी ना करे, हम मांगते भी कुछ नहीं और एक अनुमति भी ना ले, औपचारिक सी, तो बड़ा गलत लगता है उनको। अब ये सारी की सारी चीज़ें किंवदंतियाँ हैं। अब इनका आप अगर प्रमाण पूछेंगे तो, या इतिहास इसका देखना चाहेंगे तो ये अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये चीज़ें प्रचलित हैं, मान्यताएं हैं प्रचलित, जो चली आ रही हैं। कब से चली आ रही हैं ये भी कोई नहीं जानता, लेकिन निश्चित रूप से सदियों से चली आ रही है। और इसी प्रकार से ये चीज़ सबके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन आप इतिहास की ओर लौटें तो ये भी मानकर चलिए कि चाहे छोटा हो या बड़ा, हर राज्य या हर रियासत का अपना एक अतीत और अपना एक इतिहास रहा है। और पुराने वक्तों से मेरी मुराद ये है कि जब ये ब्रिटिश शासन के हम लोग अधीन थे, तब राज्यों का जो कद है या रियासतों का जो कद है या रियासतों का जो सम्मान है, उसको आंकने के कई मापदंड थे। एक मापदंड था कि यहाँ के जो सत्ताधीश है, यहाँ का जो नवाब है, यहाँ का जो राजा है, उसको कितनी तोपों की सलामी का प्रावधान है, हकदार है वो। तोपों की सलामी का जो हकदार होता था, उसी कोई वहाँ का मुखिया मान लिया जाता था। और इस प्रकार से एक छोटी सी रियासत हरियाणा में, स्थान तो अब भी है लेकिन रियासत अब नहीं रही, वो है लोहारू। अब लोहारू आप कहेंगे कि ये कोई बात थोड़ी, एक छोटा सा सब डिवीज़न है और उसका आप इतिहास लेके बैठ गए। लेकिन जब इतिहास इस बात के लिए मजबूर करे कि नहीं, उसके पन्ने तो पलटिए, तो आप वाकई प्रभावित होंगे कि हमने अब तक इसकी उपेक्षा क्यों की। एक छोटा सा कस्बा और सब डिवीज़न स्तर का एक छोटा सा, जो कह सकते हैं कि एक उपमंडल, एक प्रकार से कार्यालय का केंद्र, इससे ज़्यादा इस वक्त स्थिति उसकी नहीं है। और ये ज़िला भिवानी का एक छोटा सा एक शहर है, जिसके भीतर अपनी एक म्यूनिसिपैलिटी, अपनी एक नगर पालिका भी है। और ये हरियाणा का एक चर्चित सा क्षेत्र है लोहारू चर्चा में क्यों रहता है, इसकी भी ये थोड़ा सा इस बार देख लें कि इसका एक किला भी है, ऐतिहासिक किला है। और उस किले को देखने के लिए भी लोग आस पास से और कई बार बाहर से भी लोग चले आते हैं। क्यों चले आते हैं, उसके कारण हैं। अब उस किले के साथ जो इतिहास जुड़ा हुआ है मित्रों, पहली बात तो ये आपको मैंने जिक्र तो किया कि वो कितने तोपों की सलामी वाला शासक यहाँ का हुआ करता था, लेकिन आपको बताया नहीं मैंने कि कितनी तोपों की सलामी यहाँ के शासक को मिलती थी। तो वस्तुतः ये बात भूल ना जाएं कहीं, उसको 9 तोपों की सलामी यहाँ के नवाब को मिलती थी, अर्थात उसका एक रुतबा था। कई ऐसी भी स्टेट्स, कई ऐसी भी रियासतें थी हमारे ही देश में जिनके शासक को सिर्फ अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से सिर्फ 5 तोपों की सलामी मिलती थी। लोहारू को फिर भी 9 तोपों की सलामी वाला राज्य या रियासत माना जाता था। और इसमें पहले हिंदू राजा भी रहे, और कुछ लोग इसका संबंध जो है वो श्योराण खाप से भी जोड़ते हैं। अलग अलग ये ऐतिहासिक किंवदंतियाँ हैं, इनका कोई पुख्ता जो ऐतिहासिक जो प्रमाण है वो सबका बिखरा हुआ है। लेकिन जिन लोगों के नाम के साथ ये लोहारू जुड़ा हुआ है, उनमें आप फिर वही थोड़ा सा आपको
आश्चर्यचकित होना पड़ेगा, ये मिर्ज़ा गालिब की ससुराल भी है। मिर्ज़ा गालिब जैसा उर्दू का जो शिखर शायर है, उसका ताल्लुक़ एक ससुराल के नाते लोहारू से रहा है। और इसके अलावा ये मिर्ज़ा गालिब का काल तो आप जानती हैं, कालखंड 1796 से आरंभ होता है उसका जन्म, और वो 1869 तक श्रीमान जी बाकायदा अपनी पूरी शान शौकत के साथ वो जीते हैं। और उनकी जो शादी होती है वो उमराव बेगम से होती है, और उमराव बेगम जो थी वो यहाँ के नवाब की भतीजी थी। नवाब का नाम था अहमद बख्श ख़ान, और उनके जो छोटे भाई थे वो मिर्ज़ा गालिब के ससुर थे, नाम था नवाब इलाही बख्श ख़ान। तो नवाब इलाही बख्श ख़ान की बेटी से मिर्ज़ा गालिब का निकाह हुआ था। बेटी का नाम था उमराव बेगम। आपने सबने जिन्होंने गालिब का थोड़ा सा इतिहास बाँच रखा है उनको मालूम है। अब दूसरा बड़ा नाम जो इसमें बिल्कुल जुड़ा हुआ है लोहारू से, वो ये है कि भारत के राष्ट्रपति रहे 1974 से 1977 तक, जिनका ज़िक्र आपातकाल के दिनों में भी आया, फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब का भी नाम इस शहर से जुड़ा हुआ है। और इसी प्रकार से जो अन्य नाम जुड़े हैं उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम शिक्षाविद और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद ख़ान का नाम भी लोहारू से जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा पटौदी के नवाब अर्थात वर्तमान नवाब के जो पिता थे इफ्तार अली अहमद ख़ान ऑफ पटौदी, ये उनको कहा जाता था क्योंकि उस वक्त ये नवाब पटौदी के नाम से ही प्रसिद्ध होते थे। जैसे नवाब लोहारू लोग कह लेते थे, वैसे नवाब पटौदी। तो ये 1910 से लेके 1952 तक उनका जीवन सोपान रहा है। उनका संबंध भी इसी लोहारू ख़ानदान से रहा, लोहारू के शाही ख़ानदान से। वो भी लोहारू के शाही ख़ानदान की ही एक बेटी से उनका निकाह हुआ था। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो ऐतिहासिक जो शख्स हैं, ऐतिहासिक शख्सियतें हैं, उनका लोहारू से कोई ना कोई रिश्ता ससुराल के बहाने या किसी ननिहाल के बहाने जुड़ा रहा है। और इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल एक महत्वहीन कस्बा है जिस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। इसका कारण ये आपको मैंने बता दिया। दूसरा कारण एक और भी है कि यहाँ पर उस समय एक सरकारी टकसाल भी थी, और टकसाल में सिक्के गड़े जाते थे। सिक्कों की गड़े जाने की वजह से यहाँ पर लोहारों की संख्या भी काफ़ी थी। और कहा यह जाता है कि लोहारू जो नाम है वो उन्हीं लोहारों के नाम पर ही या उनके कर्म के अनुसार ही पड़ा, और उसको धीरे धीरे इसकी एक पहचान बन गई कि यहाँ पर टकसाल है, यहाँ सिक्के ढाले जाते हैं, यहाँ लोहार का जो कार्य है यह मुख्य कर्म है। और है तो ये शाही कस्बा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुख्य कर्म के हिसाब से इसका नामकरण भी हुआ। तो ये इस प्रकार से बहुत सारी बातें छोटी छोटी हैं जो दिलचस्प लगती हैं और उनको जानना चाहिए। हालांकि ये संभावना, ये आशंका भी बलवती है कि शायद वहाँ की नई पीढ़ी भी ये सब इन चीज़ों से हो सकता है कि परिचित ना हो। तो उन्हें भी हमें बताना ज़रूर चाहिए कि भाई आप जिस छोटे से कस्बे में रहते हैं, जिस छोटे से शहर में नगर पालिका के आप नागरिक हैं, जहाँ एक पुराना सा किला भी है, खंडर भी हैं किले के, तो ये जो शहर है इसका महत्व ये है कि ये इतनी बड़ी शख्सियतों के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। तो ये एक बड़ी बात होती है कि एक छोटा कस्बा सिर्फ 9 तोपों की सलामी वाला उस स्तर का कस्बा, और उसका ज़िक्र इतिहास उसका ज़िक्र करने से बच ना पाए,
तो ये एक बड़ी बात होती है, इसलिए ऐसी चीज़ों को देख लेना चाहिए, परख लेना चाहिए और जांच भी लेना चाहिए। शुक्रिया।